नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त तो चला इस समय के बुलेटिन का। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक सदन में पारित हो गया, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां सीएम धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता कानून सभी के लिए समानता का कानून है। इसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन सभी बातें विधानसभा में चर्चा में स्पष्ट हो गई। ये कानून हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं, बल्कि ये कानून उन माताओं, उन बहनों और उन बेटियों के लिए है। विधानसभा के सभी सदस्यों का, सभी अपने सहयोगियों का धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके कारण से ही, उनके आशीर्वाद से ही, उनके समर्थन से ही और उन्होंने जो हमको सरकार में आने का मौका दिया, उसके कारण से ही आज हम ये कानून बना पाए। समान नागरिक संहिता का जो एक्ट है, जो विधेयक है, उसको हम पारित कर पाए। इसके साथ साथ मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में हमको आज ये विधेयक राज्य की विधानसभा में पारित करने का अवसर मिला, प्रेरणा मिली। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो उनका संकल्प है, उसी संकल्प को अपनी प्रेरणा मानते हुए हम आगे बढ़े और आज इसको विधेयक के रूप में हम प्रेरित कर पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का जो अवसर है, क्योंकि चुनाव के वक्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी हमारे, जब हमने इस बात को रखा था, हमारी पार्टी ने रखा था, उन्हीं के मार्गदर्शन में रखा था। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। यह, इसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे थे। जो 2 दिन विधानसभा के अंदर चर्चा हुई है, उस चर्चा में बहुत चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि ये कानून हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं, ये कानून किसी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि ये उन माताओं, बहनों, बेटियों के लिए जिनके जीवन में कई बार कुरीतियों के कारण से, कई बार असमानताओं के कारण से उनको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था, अनेक बार उनको यातनाओं का सामना करना पड़ता था। उन कुरीतियों के कारण से उनका आत्मबल कमजोर होता था। उनके आत्मबल को मजबूत करने का काम, उनको उत्थान की ओर ले जाने का काम, उनकी सर्वांगीण उन्नति के लिए ये कानून हमने बनाया है। ये सब बच्चों के भी हित में है, मातृशक्ति के भी हित में। इस कानून में जहां विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप जैसे जो अनेक महत्वपूर्ण विषय हैं, उन सभी विषयों को इस कानून में शामिल किया गया है। इस कालखंड में लगभग 12 फरवरी 2022 से हमने जब इसका संकल्प लिया था, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था, उसके बाद हमने कमेटी का गठन किया था, ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी। उन कमेटी के सदस्यों का भी मैं, उनका भी दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने विभिन्न वर्गों के बीच में जाकर उस कमेटी ने काम किया, विभिन्न धार्मिक संगठनों के लोगों से भी बात की, उन्होंने जनजातियों के बीच में जाकर भी बात की, अनेक अनेक संगठनों से बात की और लगभग 10,000 लोगों से कमेटी ने प्रत्यक्ष रूप से संवाद किया और 2,33,000 के लगभग लोगों के विचार इसमें लिए, सुझाव लेकर, और 43 बड़े जनसंवाद के कार्यक्रम किए। दिल्ली में भी कार्यक्रम किया। जो ड्राफ्ट बनाया, उस ड्राफ्ट का हमने आकलन किया, हमारी मंत्रिपरिषद ने उसका आकलन किया, परीक्षण किया और उसके बाद उसको विधानसभा में विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया। आज ये विधेयक पारित हो गया है और मैं देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं, विधानसभा के सभी सदस्यों का जिन्होंने इसमें सहभागी होने का, जिनको ये अवसर मिला है, जिनके हाथों ये शुभ काम हुआ है, उन सब का धन्यवाद करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद करते हुए कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से, कि देश बनाने की तरफ उत्तराखंड आगे बढ़ा है, उत्तराखंड ने शुरुआत की है और भारतवर्ष के अन्य राज्यों से भी हमारी अपेक्षा रहेगी कि हमने इसको यहाँ पारित कर दिया है, यहाँ एक्ट बना दिया है, महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ इसको भेजेंगे और जल्दी महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ से जैसे ही हमको स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी तो हम इसको
कानून के रूप में राज्य के अंदर लागू करेंगे और राज्य में लागू करने के लिए जो जरूरी व्यवस्थाएं हैं इतने दिनों में हम उन व्यवस्थाओं को भी सुनिश्चित करने का काम करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले का वादा भाजपा सरकार ने पूरा कर दिया। यूसीसी विधानसभा में पारित कर दिया गया, जिसके बाद लोकसभा चुनाव की राह बीजेपी के लिए आसान हो गई। देखिए 1 to 1 हमारे इंडिया वॉइस के संवाददाता ने मधु भट्ट से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। विधानसभा में आज यूसीसी को पारित कर दिया गया है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्य मंत्री मधु भट्ट हमारे साथ मौजूद है। मैम, किस तरह से देखते हैं यूसीसी का 2 साल का पूरा इंतजार था, ड्राफ्ट बना है, उसके बाद आज विधानसभा में लाया है, खुशी का माहौल है? बहुत ही ऐतिहासिक पल है आज हमारे लिए। और जिस प्रकार से सदन की पूरी चर्चा देखी, चर्चा के बाद ये बिल जो है वो पारित हुआ, निश्चित रूप से देखिए नारी शक्ति के लिए जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति अधिनियम बिल जो पारित उन्होंने संसद में किया, उसके बाद ये जो बिल जो समान नागरिक संहिता का जो आज पारित हुआ है, ऐतिहासिक है। कई वर्षों से जो ये मांग थी, हमारे संविधान की धाराओं में स्पष्ट रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि समान नागरिक संहिता लागू की जानी चाहिए, उसके लिए प्रावधान भी बनाया, लेकिन वर्षों तक ये बिल इसी प्रकार से लटका रहा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की जो दृढ़ इच्छा शक्ति रही, उन्होंने जब वो विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उन्होंने उसी समय कहा कि मैं जब भी मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो मैं सबसे पहले ये बिल ज़रूर इसको विधानसभा में पारित करूंगा। तो उन्होंने आज अपना वादा पूरा किया और पूरी संपूर्ण जो पूरी नारी जाति है, मैं हर धर्म वर्ग संप्रदाय से उठकर उन्होंने पूरी संपूर्ण नारी जाति के लिए उनकी सुरक्षा के लिए ये बिल जो है ये उन्होंने ये पारित किया। ऐतिहासिक है और बहुत ही क्योंकि मैं खुद एक नारी हूँ और बहुत ही गर्व और खुशी जो है हम सब में है। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये जो है महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ही एक उपयोगी साबित होने वाला है। मैम, कांग्रेस का ये कहना है कि भाजपा इसे चुनावी मुद्दा बना रही है, लोकसभा चुनाव आने वाला है, उससे पहले ही ये विधेयक पास किया गया। देखिए, ये विधानसभा चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे उस समय उन्होंने स्पष्ट अपने जो उनका दृष्टिपत्र था उसमें कहा कि जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बनूंगा मैं इसको जो है हमारा समान नागरिक संहिता का जो बिल है उसको मैं पारित करूंगा। तो आज उन्होंने वो वादा पूरा किया है। कांग्रेस का तो कांग्रेस के पास समय था इतने 60 वर्षों से, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में इसकी पूरी जो इस बिल को पूरी जो धाराएं बनाई हैं उसको पारित किया जाना चाहिए था, उसके लिए स्पष्ट रूप से कहा गया था। तो कांग्रेस ने अपने समय में क्यों नहीं किया? तो प्रश्न ये होता कि उन्होंने अपने समय में कुछ किया नहीं और आज वो केवल अब उनके पास कुछ रहा नहीं। मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, क्या उत्तराखंड की तर्ज पर इसे देश भर में लागू करना चाहिए? आपको लगता है कि ये यूसीसी पूरा देश भर में लागू होगा? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए संविधान के जो विशेषज्ञ हैं, हर राज्य की जो अपनी क्योंकि वहाँ की जो अपनी अलग अलग संस्कृति है, अपने अलग मान्यताएं हैं, निश्चित रूप से अगर उनको लगता है कि उत्तराखंड का जो हमने जो यूसीसी जो हमने जो समान नागरिक संहिता का जो जिस प्रकार से हमने बिल ड्राफ्ट तैयार किया है, अगर उनको लगता है तो निश्चित रूप से ये लागू पूरे देश में अगर लागू किया जाता लागू तो वहीं के राज्य के अनुसार ही लागू किया जाएगा। तो वो उनका विषय है। लेकिन हमारा जो जहाँ तक उत्तराखंड देवभूमि का यहाँ पर हमने पूरे चर्चा के बाद सभी से चर्चा हुई, उस चर्चा के बाद जो विषय आए कानून विशेषज्ञों के आधार पर कई बार इसमें चर्चा हुई, 22 से इसमें लगातार चर्चाएं होती रही, उसके आधार पर ये बिल जो है वो बनाया है। देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए 2 साल का इसमें पूरा वक्त लगा है और उसके बाद चर्चाओं का जो विषय है वो चला और कई बार जो विधानसभा सत्र में अगर मैं बात करूँ तो जो विपक्ष था उनका भी ये कहना था कि समय देना चाहिए अध्ययन के लिए और वो समय दिया गया 1 दिन का। और उसके बाद जब ये बाद में जब अगले दिन ये दोबारा से जो चर्चाएं हैं वो चली और उसके बाद इसे आज विधानसभा से पारित कर दिया गया है। अब ये राष्ट्रपति को जाएगा और उसके बाद पारित होने के बाद ये कानून के तौर पर उत्तराखंड में लागू होगा। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। संसद के बजट सत्र की कार्रवाई हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आलोचना करना कुछ साथियों की मजबूरियां हो गई हैं। और मैं आदरपूर्वक नेहरू जी को इन दिनों ज्यादा याद करता हूं, क्योंकि हमारे साथियों की अपेक्षा रहती है कि जरा उनको तो बोलो, कुछ तो बोल रहा थे। अब देखिए, एक बार
नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूं। उन्होंने लिखा था, ये देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। ये पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिट्ठी है और तब जाकर के मैं कहता हूं ये जन्मजात इसके विरोधी है। नेहरू जी कहते थे अगर एससी, एसटी, ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। और आज जो आंकड़े गिनाते हैं ना कि इतने यहां है, इतने यहां है, उसका मूल यहां है, क्योंकि उस समय उन्होंने रोक दिया था रिक्रूटमेंट ही मत करो। अगर उस समय सरकार में भर्ती हुई होती और वो प्रमोशन करते करते आगे बढ़ते तो आज यहां पर पहुंचते। आदरणीय सभापति जी, मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। कांग्रेस ने नैरेटिव फैलाया और इस नैरेटिव का परिणाम क्या हुआ कि भारत की संस्कृति और संस्कारों मानने वाले लोगों को बड़े हीन भाव से देखा जाने लगा, ढकियानों से मानने लगा गया और इस प्रकार से एक हमारे अतीत के प्रति अन्याय करने की नौबत आई। अपनी मान्यताओं को गाली देते हैं, अपनी अच्छी परंपराओं को गाली देते हैं तो आप प्रोग्रेसिव हैं। इस प्रकार के नैरेटिव गढ़े जाने लगे देश में और उसका नेतृत्व कहां होता था ये दुनिया भली भांति जानती है। दूसरे देश से आयात करना, उसको गर्व का, और भारत की कोई चीज है तो दूसरे दर्जे की है, ये स्टेटस बना दिया गया था। ये स्टेटस सिंबल बाहर से आया, मेड इन फॉरेन स्टेटस बना दिया था। ये लोग आज भी वोकल फॉर लोकल बोलने से बच रहे हैं। मेरे देश के गरीबों के कल्याण का काम हो रहा है। आज आत्मनिर्भर भारत की बात उनके मुंह से नहीं निकलती है। आज मेक इन इंडिया कोई बोलता है तो उनके पेट में चूहे दौड़ने लग जाते हैं। आदरणीय सभापति जी, देश ये सब देख चुका है और अब समझ भी चुका है और उसी का परिणाम आप भुगत भी रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में विस्तार से चार सबसे बड़ी जातियों के विषय में हम सबको संबोधित किया था। युवा, नारी, गरीब और हमारे अन्नदाता। हम जानते हैं इनकी समस्याएं ज्यादातर एक समान है, उनके सपने भी एक समान है और उसके समाधान अगर करने हैं तो थोड़ा 19-20 का फर्क पड़ेगा, लेकिन इन चारों वर्गों के समाधान के रास्ते भी एक ही हैं और इसलिए उन्होंने बहुत ही उपयुक्त रूप से राष्ट्र का मार्गदर्शन किया है कि इन 4 स्तंभों को मजबूत करिए, देश विकसित भारत की तरफ तेज गति से आगे बढ़े। बंगाल और बिहार की तर्ज पर यूपी में भी इंडिया गठबंधन की जड़ें खिसकती दिखाई दे रही हैं, जहां सपा और आरएलडी के बीच सीटों को लेकर खटपट और नाराजगी की खबर सामने आ रही है। बता दें कि एनडीए के साथ नए बंधन की ओर इशारा कर रही है, जहां सपा और आरएलडी में सीटों को लेकर खासकर सीटों में लेकर तानाशाही छिड़ी हुई है। देखिए रिपोर्ट। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं
राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है। सुना आपने। अब अचानक से अखिलेश यादव के इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? आपको समझाएं उससे पहले जरा पूरी रूपरेखा समझिए। लोकसभा चुनावों में एनडीए की जीत की हैट्रिक रोकने के लिए बने इंडिया गठबंधन का ऐलान गर्मजोशी से हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये गठबंधन अब ताश के पत्तों के बने पिरामिड की तरह बिखरता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा वो घटनाएं बता रही हैं जो फिलहाल के महीनों में देखने को मिली है। फिर चाहे ममता बनर्जी का गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसना हो, या फिर गठबंधन के सूत्रधार रहे नीतीश कुमार का खुद के ही बनाए गठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल होना हो, या भगवंत मान का एक थी कांग्रेस वाला बयान। अभी पुराने घाव भरे नहीं थे कि गठबंधन को नई चोट की खबर यूपी की सियासत में तैरने लगी है। नया मामला है अखिलेश यादव के मित्रों में शुमार इंडिया गठबंधन का हिस्सा और आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी का। खबर है कि जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। और यकीन मानिए ये खबर भले ही सूत्रों से है, लेकिन पक्की बताई जा रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी की हमजोली आरएलडी सीटों के बंटवारे पर सपा से खफा है। सपा ने आरएलडी को 7 सीटें देने की घोषणा की। इनमें से भी 2 सीटों पर आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर सपा नेता के चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, यानी 2 सीटें वैसे भी सपा नेताओं को मिलनी है। इसके अलावा वोट शेयरिंग को लेकर भी संशय है। वहीं आरएलडी बीजेपी से कैराना, अमरोहा, मथुरा समेत मुजफ्फरनगर और मथुरा सीट की मांग कर रही है। वहीं बीजेपी आरएलडी को बागपत, कैराना, मथुरा और अमरोहा सीट ऑफर कर रही है। ऐसे में बीजेपी ने मौका देखकर चौका मार दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देखते हुए बीजेपी ने आरएलडी को ऑफर दिया है। आरएलडी को 4 लोकसभा सीटें, 1 राज्यसभा की सीट के साथ साथ यूपी में 2 मंत्री पद का ऑफर दिया है, जिस पर जयंत चौधरी लगभग तैयार भी है। हालांकि जब ये खबर यूपी की राजनीतिक फिजाओं में गूंजी तो सपा की तरफ से कई बयान सामने आए। मेहनत कर रहे हैं, हम जानते हैं सर घूम जाइए सर। अरे वो इंडिया गठबंधन से मिल करके ही चुनाव लड़ेंगे। अफवाहें चल रही हैं और जो आरएलडी पार्टी है उन्होंने हमेशा से किसानों का साथ दिया है और किसानों की आवाज बुलंद करी है संसद के माध्यम से और संसद के बाहर भी। और जिस तरह हम जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी रही है और जिसने हमेशा समर्थन किया किसानों का, तो मैं नहीं समझती जयंत चौधरी जी ऐसा कोई कदम उठाएंगे, जो खुद भी एक राज्यसभा मेंबर हैं। जयंत चौधरी जी चौधरी चरण सिंह जी के बेटे हैं, अजीत सिंह जी के बेटे हैं। चौधरी चरण सिंह ने पूरे जीवन किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, सिद्धांतों की लड़ाई लड़ी है। और मैंने तो मैं गौरवान्वित होता हूँ जो मैंने जैन जी का बयान हमने भी छापा है कि जीवन रहे या न रहे, हम डिगने वाले नहीं है, टूटने वाले नहीं है। जैन जी पर पूरा विश्वास है। दरअसल जयंत चौधरी ये नया राजनीतिक प्रयोग भी कर सकते हैं। इसकी कई वजह है। वजह जयंत चौधरी की अगुवाई में आरएलडी का प्रदर्शन पिछले चुनावों में निराशा भरा रहा। पश्चिमी यूपी में जाट और मुस्लिम बहुल इलाके में 2014 में भी आरएलडी 8 सीटों में से एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में 27 सीटों में से बीजेपी ने 19 सीटों और बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने 4-4 सीटों यानी कुल 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2019 में सपा बसपा के साथ गठबंधन में 3 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली आरएलडी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। जयंत चौधरी के पिता चौधरी अजीत सिंह के बारे में कहा जाता था कि उनमें ये काबिलियत कूट कूट कर भरी थी कि वो राजनीति में हवा का रुख किस ओर है बखूबी समझते थे। और उन्हीं के नक्शे कदम पर बढ़ते हुए जयंत चौधरी भी देर से ही सही लेकिन राजनीतिक हवा का रुख समझ रहे हैं और लंबे समय से सत्ता से दूर रहकर एनडीए में शामिल होकर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बड़ा राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं। एनडीए में जाने के फैसले पर भले ही जयंत चौधरी की हाँ का बयान नहीं आया हो, लेकिन सियासत में चल रही खबर का उन्होंने खंडन भी नहीं किया। अब देखना ये होगा कि जयंत चौधरी का अगला कदम
क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।